अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असनाद मलिक अपने नए प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, 26वीं आईनी तरमीम अभी तक किसी ऐवान से पास नहीं हो सकी। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों का इजलास आज सुबह तक मुलतवी हो चुका है। यही इतलात आ रही हैं कि कौमी असम्बली का भी हो गया और सेनेट का भी। और वजह जो है वो सबको मालूम है कि मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी, उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें मौलाना फजल रहमान ने जो बात की कि जी पीटीआई का जो वफ्द है वो इमरान खान साहब से मिलने गया। उसके बाद जो टाइम उन्होंने हम मुझसे टाइम मांगा कि हम इस मुसवदा जो हमारा मुसवदा है उसमें जो है वो आपको सपोर्ट करेंगे या नहीं। तो एक तो मौलाना फजल रहमान ने बड़े यानी जो इमरान खान साहब का शुक्रिया अदा किया जो उन्होंने उनके हवाले से ख्वाहिशात का नए ख्वाहिशात का इजहार किया। तो साथ ही उन्होंने एक दिन का टाइम उन्होंने कहा जी कल फिर जब इमरान पीटीआई वाले मुझे बताएंगे। बार का वसूली तौर पे ड्राफ्ट पे यानी उन्होंने कहा था कि पीपल्स पार्टी और JUIF ये मुतफिक हो चुके हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ये था कि ये जो हमारा ड्राफ्ट है ये मेरी ख्वाहिश है कि JUIF जो है वो ऐवान में टेबल करे किसी एक ऐवान में। तो अब और उन्होंने कहा ये बेसिकली हमारा ड्राफ्ट है, पीपल्स पार्टी और JUIF का, ये हुकूमत का नहीं है। तो दोनों सियासी जमातें हैं अपने कार्ड जो है बड़े गौर से बड़ी एक जैसे कहते हैं सोच समझ के खेल रहे हैं। इतलात ये हैं कि आज जो पीटीआई का वफ्द इमरान खान साहब से मिला तो ये बात बिल्कुल कन्फर्म हो गई है। मेरी दो बड़े से जो वफ्द के लोग थे उनसे बात हुई, ये कन्फर्म हुआ कि इमरान खान जो है वो उनको कुछ भी मालूम नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है। और बिल्कुल यानी उनको ये अखबारात भी नहीं मिल रहे थे और अपनी बहनों के हवाले से था कि जी जो उनकी गिरफ़्तार हुई बहनें उनका भी नहीं पता था। खैर जो इतलात ये भी हैं कि इमरान खान साहब ने जो है वो कह दिया है कि हमने वोट नहीं करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को। ये बाकी जो चलता रहे कि जी डिलिब्रेशन हो रही है, मे भी आज पीटीआई अनाउंस भी कर दे कि हम नहीं करेंगे, उसकी रीज़न जो भी देंगे माफ़ कीजिएगा, लेकिन ये है कि वो यही होगा कि जी वोट वो नहीं करेंगे। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि आप अंगेज रहें। अंगेज क्यों रहें? ज़हरी बात है, टाइम लें। सबको पता है कि टाइम, और मौलाना साहब को भी ये है कि मालूम, इवन मौलाना साहब जो हैं वो बताया जा रहा है कि इस चीज़ से खुश नहीं थे कि जो पीटीआई का वफ्द जिसको भेजा मौलाना साहब ने है इमरान खान साहब से मिलने, और इमरान खान साहब से यानी 2 हफ्ते बाद मुलाकात हो रही है पीटीआई के लोगों की, तो वो इमरान खान साहब मौलाना साहब की वजह से हो रही है। तो बजाय इस वक्त को पहले मौलाना साहब से बात करनी थी, बताना था कि सूरत हाल, उन्होंने जो है वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और ये जो इतलात हैं कि ये मौलाना साहब को कोई पसंद नहीं आई, लेकिन हर एक का अपना अपना तरीक़ाकार होता है लेकिन कन्वे करने का। तो लेकिन ये है कि मौलाना साहब इसको जो ये है कि ये बेहतर कुछ पीटीआई के लोग कह रहे थे कि बेहतर होता कि हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले मौलाना साहब से बात कर लेते फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। बाहर मीडिया तो मौजूद था मौलाना साहब के घर के बाहर, तो वहाँ कर लेते थे, हमें इस तरह की नहीं, और ये नहीं करनी चाहिए थी। तो खैर मौलाना वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और फिर लेकिन मौलाना साहब ने पीटीआई के लोगों को यही कहा कि आप अंगेज रहें लोगों के साथ, किन किन के साथ आप लड़ेंगे। यानी उनका ये था कि आप हर एक के साथ, यानी सियासी जमातों से, इस्टेब्लिशमेंट से, हर जगह लड़ाई, तो आपको अंगेज। देखिए ये बात मेरा ख्याल है कि वो कुछ लोग तो अब ये चीज़ रियलाइज़ कर रहे हैं कि स्ट्रीट यानी प्रोटेस्ट का जो मामला है वो तो कामयाब नहीं हुआ। अली अमीन गंडापुर जो है वो बड़े पैसे बंदे लेके आए यहाँ, लेकिन वो बंदे उस तरह यानी नहीं ठहर सके, अली अमीन खुद ही नहीं ठहर सके। तो प्रोटेस्ट वाला जो मंसूबा था जो लाहौर में या इस्लामाबाद में, वो तो कामयाब नहीं हुआ पीटीआई का। और पीटीआई जो 2012 से सियासत करती थी उस प्रोटेस्ट की, वो एक सूरत हाल बिल्कुल डिफरेंट थी। बिल्कुल सूरत हाल इस वक्त साथ जो है वो अपनी जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है उसमें तब्दीली की ज़रूरत है। और कुछ लोग पीटीआई के, उनका ये था कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी की ख्वाहिश थी कि हमारे साथ मिलने की, तो हमें मिलना चाहिए था हमें। और कुछ लोगों की ये थी कि हम मौलाना साहब के साथ मिल के ड्राफ्ट में और चेंजेस लाएँ। काफ़ी ड्राफ्ट बेहतर हो चुका है तो इसको मज़ीद चेंज करके, ताकि हम इससे फ़ायदा यानी उसको अपने हिसाब से ठीक बनाएं।
लेकिन एक बात दूसरी भी वैलिड है कि ये फॉर्म 47 की असम्बली है, इसको लेजिटिमेट कैसे करें, हमारा पूरा बयानिया तबाह हो जाएगा। तो खैर इमरान खान साहब ने बड़ा क्लियर कह दिया है, अब जो मर्जी कल कोई चेंज भी हो जाए, भी तो वो कोई इंटरेस्टेड नहीं है कि जी हमें वोट देना है। बरकब उनका ये था कि एंगेज रहें, जो सूरत हाल है उनको आईनी यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होने जा रही है इसकी अपडेट नहीं मालूम थी कि ये अमेंडमेंट हुई है पास या नहीं हुई। ये भी एक पार्टिसन बता रहे थे कि उनको कोई बिल्कुल मौजूदा हालात जो चल रहा है उसमें उनको नहीं मालूम था कि क्या हो रहा है। तो खैर अब जो है वो और ये भी था कि मौलाना इमरान खान साहब से 45 मिनट की मुलाकात हुई और उसमें 15-20 मिनट तो उन्होंने अपनी रुदात सुनाई होगी कि जी ये तो यही है कि अब जो है वो ये तो इमरान खान साहब से जब उनको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो सूरत हाल है तो वो उसके हिसाब से ही चलेंगे कि क्या रूटीन बनती है। बरकफ ये है कि अब मौलाना फजल रहमान जो है वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी से के साथ की, उसमें आप देख सकते हैं कि वो काफ़ी अपसेट नज़र आए, परेशान नज़र आए। मौलाना साहब उस तरह का नहीं था, चेहरा उनका काफ़ी उतरा हुआ था। उसकी कई वजूहत भी हो सकती हैं। एक साफ़ी ने उनसे सवाल किया कि जो आपके कंसर्न थे, कंप्लेंट थी कि जी आपके बंदों को हरासा किया जा रहा है, वो कंप्लेंट वो कंसर्न हल हो गए? उन्होंने कहा जी नहीं हुई। तो उस पर भी वो थे कि जी वो चीज़ नहीं हुई। लेकिन अब ये है कि मौलाना साहब ने काफ़ी चीज़ें करवा दी और हमें जो ज़राए से पता चला है कि अंडरस्टैंडिंग जो मौलाना साहब से ये हुई है वो ये हुई है कि जस्टिस मंसूर अली शाह को ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाया जाएगा। ये अंडरस्टैंडिंग एक होगी। कई लोग कह रहे थे ना कि नोटिफिकेशन पहले हो जाए, ये ख्वाहिश थी कुछ लोगों की कि नोटिफिकेशन पहले हो, अमेंडमेंट बाद में हो। हालांकि ये स्ट्रेटजी ठीक थी, अगर हमें चीफ जस्टिस यानी मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन हो जाए तो ये जो अमेंडमेंट होने जा रही है निज़ाम को बेहतर करने के लिए जो भी कहा जा रहा है तो उस पर इतना कम तनकीद होती। लेकिन हुकूमत ज़ाहिर बात है ये अना की लड़ाई है और मंसूर अली शाह साहब के हवाले से नून लीग भी कोई सेटिस्फाई नहीं लग रही है जो भी। तो वो ये है कि अंडरस्टैंडिंग तो ये होगी कि मंसूर अली शाह साहब ही चीफ जस्टिस बनाया जाए। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है वो उसका हेड जो है वो जस्टिस याही अफरीदी, मुनीब साहब को किसी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस का जिक्र है। अब ये मालूम नहीं कि ये जो आखिरी ड्राफ्ट है इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस आएगा जो जुडिशल कमीशन अपॉइंट करेगा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होगा। लेकिन ये भी हो सकता है कि जो है वो एक याही अफरीदी साहब की सरबराही में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बन जाए, एक अमीनुद्दीन खान की सरबराही में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बन जाए और तीसरा बेंच जो है वो जमाल मंदोखेल साहब की सरबराही में हो जाए। और मुनीब साहब को तो वैसे ही मेरा ख्याल है कि उनको मुश्किल है दें और मे भी कोई दे भी दें, क्योंकि हुकूमत के ज़्यादा कंसर्न हमें यही बताया जा रहा है कि वो मुनीब साहब के हवाले से। और मंसूर अली शाह साहब को जी कि वो चीफ जस्टिस हैं, अपने रिफॉर्म करें, मामलात जुडिशरी में बेहतरियाँ लाएँ और बेहतरी लाएँ, पेंडेंसी ख़त्म करें, जो उनका एक पूरा शौक़ भी रहा है कि जुडिशरी में रिफॉर्म लानी है। तो मेरा ख्याल है कि हद तक किसी हद तक इन मौजूदा हालात में ये बेहतर पोजीशन है। गो कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस का है इसमें जो जुडिशल कमीशन बना है, जुडिशल कमीशन में अगर आप देखें तो हुकूमत की वाज़ेह बदतरी है। हुकूमत जो सेक्शन है, अब बताएं कि जुडिशल कमीशन में 5 जज हैं, 5 जजों में जस्टिस अमीनुद्दीन खान भी हैं और जस्टिस अमीनुद्दीन खान का रिजर्व सीटों में नोट आपके सामने है। फिर अटार्नी जनरल हैं, लॉ मिनिस्टर हैं और अमीनुद्दीन खान साहब आप देखें तो 3 हो जाते हैं। इनके जो लॉ मेकर हैं 2, यानी वो उनमें एक यानी वो होंगे यानी उसके कौमी असम्बली के, एक सेनेट के। तो वहाँ भी आप देखें तो वहाँ मामला इसमें 2 सेनेट के होंगे और 2 कौमी असम्बली के मेंबर होंगे जुडिशल कमीशन के साथ, और यानी 2 अपोजिशन से होंगे, 2 हुकूमत से होंगे। तो अगर आप देखें तो अमीनुद्दीन खान साहब अगर नज़रियाती डिवाइड देखें, अटार्नी जनरल, लॉ मिनिस्टर 3 हो गए और 2 जो है वो लॉ मेकर हो गए, 5 हो गए। और पाकिस्तान बार कौंसिल के मेंबर जो हैं, पाकिस्तान बार कौंसिल इस वक्त इंडिपेंडेंट ग्रुप, प्रो गवर्नमेंट ग्रुप ही मेजॉरिटी में है। अख्तर हुसैन साहब, हालांकि बड़ा अच्छा नाम, यानी उनकी जो इंटीग्रिटी है बियॉन्ड डाउट है, लेकिन एक उनके हवाले से तसव्वुर यही है कि जी वो जो उन पर इन्फ्लुएंस है इंडिपेंडेंट ग्रुप का, तारड़ साहब का जो इंडिपेंडेंट ग्रुप के सरबराह हैं, आज़म नदीम तारड़ जो लॉ मिनिस्टर है। तो ये आप देखें तो ये कितने यानी
और उसके अलावा जो एक जी खातून होगी या जो एक जो है वो मिनॉरिटी से कोई लॉ मेकर होंगे जिनको नेशनल स्पीकर नेशनल असम्बली जो है वो अपॉइंट करेंगे 2 साल के लिए, वो भी ज़ाहिर बात है हुकूमत का होगा। तो फिर ये अंदाज़ा लगा लें कि 5 लॉ में यानी ये 3 लॉ मेकर बन गए, अटॉर्नी जनरल लॉ मिनिस्टर 5 हो गए, अमीनुद्दीन खान साहब 6 हो गए, और जो इनके क्या नाम है बार के मेंबर ये 7 हो गए, और अगर अब जमाल मंदोखेल साहब भी अब जुडिशल कमीशन का हिस्सा होंगे तो वो तो मेजॉरिटी बज़ाहिर ये लग रही है कि इनकी है। फिर मंजूर मलिक साहब से भी तलक तो बहुत अच्छा है, आज़म नज़ीर तारड़ साहब का भी नून लीग जो है वो के हवाले से उनकी हमेशा नून लीग की गुड बुक में ही रहे, लेकिन मंजूर मलिक साहब का मंसूर अली शाह साहब से भी अच्छा था। तो वैसे मैं देख रहा था कि अगर ये कमीशन बनता है तो इसमें मंसूर अली शाह साहब का कोई पक्का अवार्ड कौन सा है जो है ना कि वो करना चाहें, तो मेरा ख्याल है कि उनका कोई पक्का अवार्ड मुझे नहीं नज़र आया जुडिशल कमीशन। वजह यह है कि मुनीब अख्तर साहब से अभी तो फ़िलहाल चल रहा है मामला, वो वजह ये भी है कि काई साहब हैं जो भी, लेकिन मुनीब साहब 25 के बाद क्या करेंगे ये किसी को मालूम नहीं, और वो अपना डिफरेंटली एक्ट करते हैं। या अफरीदी साहब उनका बिल्कुल नहीं पता होता, किसी को नहीं मालूम कि वो क्या करते हैं, वो किसी को उनकी अपनी पहुँच। अटॉर्नी जनरल से लॉ मिनिस्टर हो गया, ये तो हुकूमत की पोजीशन को लेंगे, लॉ मेकर्स उनको लेंगे। तो अब ये है कि मंसूर अली शाह में ये टेंडेंसी है कि वो जो है वो फैसला अमूमन कर लेते हैं यानी कंसेंसस से, कमेटी में हमने देखा, रूस कमेटी में भी और तरफ थी। लेकिन इसमें मंसूर अली शाह साहब को जो कमीशन बनेगा इसमें ऐसा कोई नहीं है जो जिसे होता है ना कि आंखें बंद करके आपका साथ देने वाला, वो इस तरह का नहीं होगा। तो ये जुडिशल कमीशन की कंपोजिशन जो जिसको मैंने आपको समझाई है, इस जुडिशल कमीशन की कंपोजिशन में बेंच कॉन्स्टिट्यूट होंगे कॉन्स्टिट्यूशनल। अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच आपका क्या ख्याल है कि इस में मुनीब साहब को कोई इसी बेंच का हेड बनाया जाएगा? और दूसरी बात यह है कि ये जो बेंच हैं ये कितने अरसे के लिए होंगे? फिर ये है कि इन बेंच बन जाएंगे, फिर कमेटी इनको केसेस पे करेगी। तो ये अभी कन्फ्यूजन थोड़ी सी क्लियर होगी मज़ीद, लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि हुकूमत की तरफ से अटैम्प्ट है कि जी जजेस की अपॉइंटमेंट का जो प्रोसेस है जुडिशल कमीशन करेगा वहाँ भी मेजॉरिटी ली जाए, और इसके साथ यहाँ भी ली जाए, इसके साथ ये बेंच की कंपोजिशन जो करनी है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाने हैं उसमें भी उन्होंने करना है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाने हैं ये मेरा ख्याल है कि अगर जुडिशल कमीशन के 5 मेंबर कर देते तो ज़्यादा मुनासिब था। इसमें अब हुकूमती लोग जब इनपुट देंगे और बाद में जी बेंच जब सामने आएगा, इस चीज़ को होना तो ये चाहिए जिस काजी फैसल साहब करते रहे कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में जो कमेटी होती थी उसको वो एक प्रपोज ड्राफ्ट भेजते थे कि जी ये बेंच की कंपोजिशन को वो प्रपोज करते थे और दूसरों से अप्रूवल लेते थे। तो वो या तो ये होगा सिलसिला ये जो भी, तो मेरा ख्याल है कि ये आसान नहीं है। मंसूर अली शाह अगर चीफ जस्टिस बन भी जाएँ तो वो क्या करेंगे फ़िलहाल? हाँ, उनमें ये है कि अगर काजी साहब होते तो वो बिल्कुल ही नहीं चल पाते। इन हालात में ये है कि मंसूर अली शाह साहब में ये है कि वो सबको साथ लेके चलेंगे, उनका एजेंडा है रिफॉर्म में फ़िलहाल जुडिशरी में बेहतरी लाना, और पोलिटिकल केसेस में भी याहिया अफरीदी साहब टेकअप करें। अब याहिया अफरीदी साहब का व्यू बड़ा कंजर्वेटिव है, लेकिन एक बात याद रखें कि हम ज़्यादा ही फोकस सुप्रीम कोर्ट पे कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ख़ासकर पीटीआई के हवाले से, क्योंकि सारा कुछ हो क्या रहा है वो तो हो रहा है पीटीआई को कंट्रोल करने के लिए। तो पीटीआई को कंट्रोल करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हाई कोर्ट है, और ख़ासकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट। यहाँ क्या मंसूर अली शाह जो है वो तब्दीली लाएंगे? अगर लाएंगे तो क्या पोजीशन बनेगी? अगर वो सजेस्ट करते हैं कि जुडिशल कमीशन यानी लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को ऊपर एलिवेट करते हैं, आमिर फारूक साहब को सुप्रीम कोर्ट लाया जाता है, तो क्या उनके हुकूमत सपोर्ट करेगी? और फिर किसको चीफ जस्टिस बनाएंगे ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे मोहसिन अख्तर ज्ञानी को वो बनाएंगे, बना पाएंगे या नहीं? तो असल चीज़ जो है वो चीफ जस्टिस की अगर मंसूर अली शाह बनते हैं, जिसके चांसेस बन रहे हैं, लेकिन कोई पता नहीं, पाकिस्तान में हर घंटे बाद ड्राफ्ट चेंज हो रहा है, तो क्या ये पोजीशन नहीं है? आखिर में क्या पता पैनल ही 5 का हो जाए, या ये हो जाए कि फिर याहिया अफरीदी साहब हो, क्योंकि सारी जो बातें चलाई जा रही हैं वो याहिया अफरीदी साहब के वाले। लेकिन मुझे एक जो है वो जो सोर्स ने बताया वो ये है कि जी अंडरस्टैंडिंग यही है कि मंसूर साहब को कर दिया जाएगा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच उनके नहीं होगा। अब ये अंडरस्टैंडिंग किसके साथ है ये नहीं मालूम। तो खैर फ़िलहाल जो भी हो जाए, इस चीज़ पे जब आखिर में लोगों से बात की जाए वो एक चीज़ पे बड़े खुश हैं,
वो कहते हैं जी काजी फैसल साहब जो इस निज़ाम की गारंटी थे और जो इस निज़ाम के लिए क्या कुछ आज भी उन्होंने अदालत खोली, चैम्बर में बैठे रहे, यानी अदालत खैर नहीं खोली अपने चैम्बर में उन्होंने वर्क किया। मे भी कोई फाइलें रहती हों 63 के यानी रिज़र्व सीटों में के हवाले से जो केस उनका जो एडिशनल डिसेंडिंग ओपिनियन है उनकी और मंदोखेल साहब की वो नहीं आई, क्या पता वो लिख रहे हों। लेकिन जो है वो कारी साहब आज चैम्बर में थे और मैंने वो ख़बर दी थी पहले ही आपको कि वो खुश नहीं हैं जो 8 जजेस ने क्लैरिफिकेशन दी, और फिर वही पता चला कि उन्होंने उस पर वजाहत तलब कर ली सुप्रीम कोर्ट के एम्प्लाई से। तो मकसद क्या था उनका बैठना, क्योंकि ये जो ख़बरें हैं कि आज चैम्बर में बैठे हैं कुछ करने लगे हैं और कोई ये क्लैरिफिकेशन आ रही है, नहीं इनसे एक्सप्लेनेशन कॉल की जाएगी कि जी वेबसाइट पे क्लैरिफिकेशन कैसे आ गई, ये चीज़ सुबह से ही पता चल गई थी सोर्सेज की तरफ से। वो जो सोर्सेज थे वो बता रहे थे तो कि कारी साहब एक्टिव है। तो कारी साहब मेरा ख्याल है कि उन्होंने आखिरी टाइम तक जो है वो पूरे आनी तरमीम के लिए उनका पूरा साल गुजर गया। ये जो पूरा साल है 2024 का, इस चक्कर में गुजरा कि हुकूमत के 2/3 पूरे करवाए जाएँ, चाहे जैसे भी। अब पूरे हो गए हैं, अब ये होगा कि जी ताकि वो चीफ जस्टिस भी उनकी पसंद का लग जाए, क्या पता कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस भी वो बना के ही चले जाएँ, ये भी कोई मालूम नहीं। और खैर मैं ये भी है कि ये जो मौलाना फजल रहमान साहब का जो है ये क्या ये आईनी तरमीम पूरी अभी भी हो जाएगी पास। जैसे मैंने बताया कि इस मामले में जो आईनी पैकेज है, ये जो जुडिशल पैकेज, इसके हवाले से आप कोई चीज़ नहीं हतमी कह सकते। हर घंटे बाद हालात चेंज हो रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि पहले ये था कि पैनल जो है वो मौलाना साहब की ये ख्वाहिश थी JUIF की कि वो ना हो, अगर हो तो मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बना दिए जाएँ, उसके बाद पैनल बन जाए। ये बात भी है और जो रीज़नेबल भी थी। लेकिन अब सुना है कि पैनल है, जो ड्राफ्ट नया आ रहा है वो उसमें पैनल है, उसमें कमेटी जो स्पेशल कमेटी के मेंबरान हैं 12, लेकिन चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट के लिए पहले सिंपल थे कि सिंपल मेजॉरिटी से जो फैसला होगा कि जी 12 में से 7 ने कह दिया तो वो चीफ जस्टिस बन जाएगा 3 सीनियर में से। अब यह है कि 2/3 से इतलात आ रही है कि फैसला होगा। अब 2/3 से अगर होता है तो फिर तो मंसूर अली शाह साहब के ज़्यादा चांस बन सकते हैं। लेकिन यहाँ जो जिन्होंने मैनेज पूरे कर दिए, ख़ुद PTI के मेरी बात हुई, उन्होंने कहा जी कि हमारे बंदे यानी आ चुके हैं, यानी नंबर पूरे हैं हुकूमत के पास, बल्कि नंबर वाफर है। एक जो सीनियर यानी ओहदे पे हैं PTI के, वो कह रहे थे कि हमारे बंदे इतने उठा लिए गए हैं कि वाफर है और कुछ लोगों को इस्तेमाल ही नहीं किया जाएगा, वो एज ए जैसे कहते हैं स्टपनी या एक यानी वो साथ रखा जाएगा कि अगर कोई आगे पीछे हो जाए तो ताकि उस वक्त उसको नंबर पूरा किया जाए। तो नंबर की जो बात है ना, वो सेनेट में भी अब पता चल गया है कि ओबड़ो साहब और दो सेनेटर की बात हो रही है कि 2 सेनेटर वोट देंगे PTI के। तो कौमी असम्बली में भी अब 12 हैं 10 हैं जो भी, लेकिन बंदे पूरे हैं। मौलाना फजल रहमान ना भी आए तो फिर भी बंदे पूरे। तो ये बात होना कि जी नंबर पूरे नहीं है, मेरा ख्याल है नंबर पूरे हैं। ख़ुद PTI वाले जो अंदर से बात कर रहे हैं पूरे। और अब ये भी हो रहा है कि जी जैन कुरैशी भी नज़र नहीं आ रहे कहाँ हैं, वो उनको रिज़र्व में रखा जाएगा, मे बी नंबर पूरे हों तो उनको एक्सपोज नहीं किया जाएगा। लेकिन बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, इस तरीके से आईनी तरमीम सस्टेनेबल नहीं है। ये बिल्कुल याद रखे हुकूमत कि वो समझती है कि आईनी तरमीम से स्टेबिलिटी आएगी, नहीं आएगी। वकीलों का रिएक्शन शदीद आएगा। हामिद खान इसको लीड करेंगे, उनका ग्रुप इस दफ़ा सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन के चांसेस हैं जीतने के। अगर कोई फॉर्म 47 ना बना सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन तो वो ग्रुप के चांसेस हैं, क्योंकि वो इश्यूज़ पे जो सियासत कर रहे हैं और उन्होंने पिटीशन करनी है, चैलेंज करनी है, मामलात आ जाने हैं सुप्रीम कोर्ट में। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच क्या ये डिसाइड करेगा, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन, या फुल कोर्ट डिसाइड करेगा? ये भी सबसे बड़ा मामला है कि फुल कोर्ट क्या सुप्रीम कोर्ट में बनेगा ही नहीं, ये भी एक मामला है। देखिए मेरा ख्याल है कि कारी साहब चले गए तो बहुत सी तब्दीली आएगी, ये हुकूमत को भी पता चल जाएगा बाद में भी। अब कारी साहब को उनका बैगेज कहते हैं जी इतना ज़्यादा है कि उसको उठाया ही नहीं जा रहा। तो कारी साहब ने किस चीज़ के लिए बैगेज आपके लिए उठाया, तो आप कारी साहब के लिए कुछ नहीं कर सकते। 25 के बाद तो खुद ही खबरें निकालेंगे कि ये सब कुछ जो गलत हुआ है ये कारी साहब के कहने पे हुआ। देखिएगा ये अगर कारी साहब चले गए तो कारी साहब पे ही सारी चीज़ें आएंगी, और कारी साहब को ये परवाह ही नहीं। और जो आज भी उन्होंने वजाहत मांगी है रजिस्ट्रार से और जजों को एम्बेरस करने के लिए आज, तो अब बहुत से लोग कहते हैं कि क्या इनका जो ऑनर में जो रेफरेंस फुल कोर्ट रेफरेंस दिया जा रहा है वो करना चाहिए या नहीं। अगर 8-10 जज जो हैं वो यानी बाइकाट करते हैं, वो नहीं आते, क्या रह जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ अवॉइड करनी चाहिए कारी साहब को, अपने इंस्टीट्यूशन को
कमज़ोर जितना उन्होंने कर दिया इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, लेकिन कुछ तो जाते जाते खामोश भी रह जाएं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप जब भी कोई अपने इंस्टीट्यूशन के हवाले से, अपने इंस्टीट्यूशन के अंदर से कोई मूव होती है तो आप एक्टिव हो जाते हैं। तो ये भी मेरा ख्याल है कि कोई मुनासिब रवैया नहीं है। लेकिन खैर काजी साहब का अपना मिजाज है, तो अब देखते हैं कि किस तरह हालात बनते हैं। मेरा ख्याल है कि आइनी तरमीम पे मौलाना साहब जो हैं वो राज़ी तो सबके सामने, लेकिन वो कोई ऐसे हैं कि ज़बरदस्ती का मामला लग रहा है। यानी वो अब अंगेज हो गए हैं, अपने मामलात होते हैं सियासत में, लेकिन उनको ये भी है कि पब्लिक पल्स क्या है, लोग क्या सोचेंगे, ये एक बात है कि उनकी पॉपुलैरिटी बहुत बड़ी है। अब वो उस इन हालात में कैसे चीज़ों को डील करते हैं। कल का दिन नया दिन, मौलाना साहब पता नहीं कल कोई क्या नई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, लेकिन लग ये रहा है कि वो अब वोट देंगे और ये अमेंडमेंट पास हो जाएगी, जो है वो सेनेट से भी और कौमी असम्बली से भी। बाकी फिर मामला आ जाएगा वकीलों का और जजों का, कि जजेस भी कुछ खामोश रहेंगे या वो सब कुछ जो है वो सरेंडर कर देंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि टाइम बीइंग सरेंडर कर दो जी जो भी है, या कुछ करेंगे। ये असल मामला है कि जज क्या करेंगे। अब बाल इज इन जजेस कोर्ट कि जज क्या करते हैं। इस मौलाना फजल रहमान ने तो खींच खांच के इन मामलात को 20 तारीख तक ले आए। अब 20 के बाद जज भी क्या इस तरह ही खामोश रह के जी ठीक है नौकरियां लग गई हैं, खामोश है, या कोई इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए कोई वो भी कुछ बात करेंगे। क्योंकि एक बात तो बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ कि काजी साहब के होते हुए कुछ नहीं हो सकता। काजी साहब तो कोई पता नहीं इन जजेस के साथ क्या करें, अगर ये ज़्यादा कुछ करें तो बेहतर है कि उनके दौर जितना ये आसानी से आराम से गुजारें वह ज़्यादा बेहतर है। लेकिन ये बात भी लग रही है कि जो चीज़ें हो रही हैं मे भी अंडरस्टैंडिंग से हो रही हों और छेड़ा ना जाए, टाइम बीइंग कि जी मामलात इसी तरह चलाए जाएँ जो भी है, तो ये भी एक पॉसिबल है। लेकिन एक बात है कि टाइम का भी वेट करना चाहिए। कोई पता नहीं ये जो स्टेक होल्डर इस वक्त अमेंडमेंट कर रहे हैं यही आपने एक दूसरे के खिलाफ हो जाएं और फिर कहेंगे जी नहीं अदलिया जो है इसमें इंटरवीन करें। ये भी हमारे मुल्क में ऐसे होता रहा है। देखते हैं किस तरह हालात बनते हैं। इंशाल्लाह नए मौजू के साथ आप हिंदमन में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।